लेट अस टॉक अबाउट टोटल इनकम। टोटल इनकम हमारी जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो भी होती है और एग्जाम्प्ट इनकम वो भी होती है। अब टैक्सेबल इनकम में हम देख लें कि जो हमारे पास फॉर टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसमें हम एग्जाम्प्ट इनकम को इसमें इग्नोर करते हैं और लेस करते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस को, जिसको अभी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे। तो हमारे पास आ जाती है टैक्सेबल इनकम। सो लेट्स टॉक अबाउट डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम ज़कात को देख लेते हैं। सेक्शन 60। ज़कात जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ चैरिटेबल गिविंग इन इस्लाम। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द फाइनेंशियल एबल मुस्लिम्स, मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ देम। ज़कात जो है वो आमतौर पे कैलकुलेट की जाती है वेल्थ पे, इनकम पे, और इसको हम पुअर को देने के लिए ताकि सोसाइटी में एक बैलेंस रह सके, इसीलिए इसको इंकरेज किया जाता है। और ये इस्लाम का मतलब एक पार्ट है, नेसेसरी इंटीग्रेटेड पार्ट है। इन द केस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ज़कात इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑन डेट बिफोर कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम। जब हम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को देख रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल हेड्स में हम शामिल नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो हमारी डेट सिक्योरिटीज़ में हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो वहाँ से भी हमें इनकम आ रही होती है, ठीक है, तो वो भी इनकम, उस पर भी ज़कात लगती है। उसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमें जो है वो डेट सिक्योरिटीज़ के थ्रू जो इनकम आ रही है वो आ रही है 10,000। तो 10,000 के ऊपर जो ज़कात है वो 2.5% है, तो 250 की हमारी वो बन जाएगी अमाउंट। 250 की हमारी अमाउंट बन जाएगी जो ज़कात की होगी। तो वो हम उसमें से जब पे आउट कर देंगे तो हमारी 10,000 में से 250 माइनस हो गया, तो 9,750 फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बच जाएगा। तो इस ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ही कैलकुलेशन होती है इसकी, ठीक है। आई रिपीट, ये सारी कैलकुलेशन हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही के अंदर ही कैलकुलेट होती है, उस हेड के अंदर। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको जो हमारा 250 कैलकुलेट हमने किया था, ये हम टोटल टैक्सेबल इनकम में से माइनस नहीं करेंगे, ये हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में ही उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, तो आगे देख लेते हैं इसको कि वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड कौन सा होता है। हाँ, एक बात और कि ज़कात की जो अमाउंट अगर है टोटल इनकम से ज़्यादा अगर इसकी अमाउंट आ गई है ज़कात की, जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है, ज़कात की फॉर इंस्टेंस अमाउंट उससे भी ज़्यादा आ जाती है, यानी आपने उससे ज़्यादा ज़कात पे कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अमाउंट एक्सेस बच जाएगी कुछ ज़कात की, लेकिन वो जो है वो रीफ़ंड नहीं हो सकती। जो एक्सेस होगी ना, वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी टैक्सेबल इनकम थी 10 लाख, लेकिन आपकी ज़कात जो है वो क्योंकि ज़कात आपको पता है कि 1 साल से ज़्यादा की एसेट्स जो पड़े होते हैं उनके ऊपर भी होती है, पुराने के भी ऊपर भी होती है, जो पड़े हुए एसेट्स होते हैं उनके ऊपर भी होती है ऑलरेडी। तो मिलू के अगर आपकी 10 लाख आपकी इस साल की इनकम है, लेकिन आपकी ज़कात जो बनती है वो 11 लाख की बनती है, तो वो आपने अगर 11 लाख पे कर दिया उस पर, ठीक है, तो दैट मीन्स कि 10 लाख माइनस 11 लाख, तो आपके तो -1000 में चलेगी बात। लेकिन जो 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 1000 आपका बच गया है वो अगले साल नहीं जाएगा, वो बस जो है वो वेस्ट हो जाएगा, अगले साल नहीं जाएगी वो आपकी लिमिट, तो रिफ़ंड भी नहीं उसमें मिलता होता। अच्छा, आगे देख लेते हैं वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड। अब ये इससे भी डिडक्टेबल अलाउंस क्रिएट होता है। वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड होता क्या है? वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड जो है वो वर्कर्स फ़ंड ऑर्डिनेंस के तहत बनाया गया होता है 1971 में। ये मतलब उस एक्ट के तहत होता है, उस एक्ट के अंडर होता है। तो इसमें जो है वो आपका एम्प्लॉयर वो करता है कंट्रीब्यूशन, और वो क्यों करता है कंट्रीब्यूशन? ताकि वर्कर्स की वेलफेयर हो सके। और जब वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको जितना वो कंट्रीब्यूशन करता है वो उसका डिडक्टेबल अलाउंस भी ट्रीट होता है। फॉर एग्जांपल उसने 20,000 उसमें कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर ने, तो वो 20,000 का उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। अच्छा, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड भी इससे मिलती जुलती चीज़ ही होती है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं करता इसको, इसमें कंपनी करती है, कंट्रीब्यूट करती है। होता ये भी वर्कर्स की वेलफेयर के लिए ही होता है, लेकिन इसमें कंपनी कंट्रीब्यूट करती है अपने प्रॉफिट्स की बेस पे जितने उनके हुए होते हैं,
और वो कंट्रीब्यूशन करती है वेलफेयर पार्टिसिपेशन फ़ंड में, और वो फ़ंड जब कंट्रीब्यूशन वो करती है तो उस फ़ंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं वर्कर्स में। और वो कंपनी के जो जितना ज़्यादा कंपनी उसमें कंट्रीब्यूट करती है तो वो भी डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 30,000 वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड में कंट्रीब्यूट किया है, तो वो 30,000 उसके प्रॉफिट्स में से, उसकी इनकम में से माइनस होगा डिडक्टेबल एक्सपेंस के तौर पे, और उससे उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। अच्छा, एवरी इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड, ये भी हम देख लेते हैं, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट। एवरी इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट और शेयर इन रेंट इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ हाउस पेड बाय द इंडिविजुअल। इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि ये क्या है। इसमें यह है कि जब हम किसी कंस्ट्रक्शन पर्पस के, हाउस की कंस्ट्रक्शन पर्पस या एक्विजिशन के लिए कोई लोन लेते हैं, तो उस लोन पे की बेस पे जब हम हाउस अपना कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसको रेंट पे दे देते हैं, तो रेंट हमारी एज एन इनकम ट्रीट होती है, जो इनकम हमारी आ रही होती है। तो अब जो हमने लोन लिया हुआ है वो लोन हमने पे बैक भी करना होता है, उस पर इंटरेस्ट भी पड़ा होता है। तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है हमारी, ठीक है, इंटरेस्ट की जो हमारी अमाउंट होती है उसमें उसका 30%, मतलब लास्ट जो हमारी फिगर थी वो 30% पे थी, 30% उसका वो हम ट्रीट कर सकते हैं। जो हमारी लोन की अमाउंट का इंटरेस्ट है उसका 30% हम डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। इस एग्जांपल में देखिए कि मिस्टर ए लोन लेता है घर बनाने के लिए ₹5 मिलियन का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 10%, यानी हर साल वो 10% का 5 मिलियन के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगा। इसका मतलब है कि 5 मिलियन के लोन पे 10% का इंटरेस्ट कितना है, 500,000। तो डिडक्टेबल अलाउंस रेट फॉर प्रॉफिट ऑन रेंट पेड ऑन अ लोन टेकन, अब जो रेट इसका है, अब इंटरेस्ट का, जितना इंटरेस्ट हमारा बन रहा है 500,000, उस पर 30% की जो अमाउंट है वो हम डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। 500,000 को 30% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो हमारा टोटल लोन था जो हमने लिया था, टोटल टैक्सेबल इनकम जो हमारी थी, टोटल टैक्सेबल इनकम जो हमारी है वो यहाँ पे भी एज्यूम की गई है मिस्टर ए की कि वो 2 मिलियन है। अब 2 मिलियन की उसकी टैक्सेबल इनकम है तो उसमें डिडक्टेबल अलाउंस वो 150,000 माइनस कर सकता है, जो इवेंचुअली उसकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देगा और उस पर टैक्स भी कम पड़ेगा फिर। तो इस वे में हम जो हैं वो, जो हमने लोन लिया हुआ होता है उस पर जो इंटरेस्ट हमारा हमने पे करना होता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर हम मज़ीद 30% लगा के तो डिडक्टेबल अलाउंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस allowed shall not exceed 50% of taxable income or 2 million rupees which is lower। अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपका जो डिडक्टेबल अलाउंस है वो आपकी इनकम से 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जितनी आपकी टोटल इनकम है, डिडक्टेबल अलाउंस आपको जिस तरह मुख्तलिफ सोर्सेज से मिला मिलो के वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और या तो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और अगर वो 2 मिलियन पे पहुंच गया है तो बस वो 2 मिलियन तक ही रुक जाएगा, उससे आगे ही नहीं जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी जो इनकम है वो 20,000 है, टोटल टैक्सेबल 20,000 है, 20,000 बल्कि कम फिगर है, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं कि 20 मिलियन है अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम, तो उसमें से आप मतलब 10 मिलियन से ज़्यादा आपका डिडक्टेबल अलाउंस नहीं हो सकता। ठीक है, और इन केस आपकी इनकम 50 मिलियन है, ठीक है, तो उसका जो 50% टैक्स कितना बनेगा, 25 मिलियन बनेगा। तो हम 25 मिलियन पे नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है कि जब 20 मिलियन तक चला जाती है बात आपकी डिडक्टेबल अलाउंस की, तो बस वो वहीं तक ही रहेगा, 20 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकता। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। एनी अलाउंस और पार्ट ऑफ एन अलाउंस दैट इज़ नॉट एबल टू बी डिडक्टेड फॉर द टैक्स ईयर शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। कोई ऐसा अलाउंस जो है जो इस साल डिडक्ट नहीं हो पाया, ठीक है, बच गया, डिडक्शन नहीं हो पाई, डिडक्शन की लिमिट ख़त्म हो गई थी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 20 मिलियन से ज़्यादा हमने नहीं करना, तो इसका मतलब है कुछ अलाउंसेस आगे बच गए होंगे, तो लिमिट आ गई आपकी, तो
वो आप अगले साल पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। एजुकेशनल एक्सपेंसेस में ये होता है कि जितनी इंडिविजुअल ने अब फ़ी दी हुई होती है अपनी एजुकेशनल एक्सपेंस की, तो वो जो है उस पे जो आपका डिडक्टेबल अलाउंस है वो 1.5 बिलियन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब जितना आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर वो 1.5 बिलियन से ज़्यादा हो रहा है तो आपको 1.5 मिलियन पे रुकना पड़ेगा, या उससे कम हो सकता है या ये इस लिमिट तक हो सकता है बस। अच्छा, इसके बाद हम रूल्स देख लेते हैं कैलकुलेट करने के कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना है एजुकेशनल एक्सपेंस के थ्रू डिडक्टेबल अलाउंस को। डिडक्टेबल अलाउंस जब हम अपनी फ़ी पे करनी हमने होती है, ठीक है, अपनी या जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट्स हैं उनकी फ़ी पे करनी होती है, तो ये रूल्स हैं आपके। आपने तीन चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है इसमें। एक तो है जी कि आपकी टोटल ट्यूशन फ़ी पेड बाय एन इंडिविजुअल इन अ ईयर, उसका 5% लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 मिलियन की फ़ी पे की है पूरा साल, अपने और अपने अज़ीज़ों की, रिश्तेदारों की, जो आप पे डिपेंडेंट है, मतलब स्पेसिफ़िकली जो आपके चिल्ड्रन हैं। तो आपने क्या करना है, आप उनका 5% कैलकुलेट करना है। 10 मिलियन का 5% क्या होगा, 50,000। दूसरी कैलकुलेशन आपने ये करनी है कि 25% ऑफ द टोटल टैक्सेबल इनकम इन अ ईयर, जितनी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है, तो वो फॉर इंस्टेंस आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, आपकी है 20 मिलियन, तो उसका 25% क्या होगा, उसका 25% होगा 2 लाख से ऊपर होगा, ठीक है। रादर 5 लाख होती है इसकी 20 मिलियन का 25%। तो अब ये भी कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। फिर 60,000 आपने मल्टीप्लाई करना है जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ऑफ एन इंडिविजुअल हैं उनके साथ। अच्छा, इन तीनों कैलकुलेशंस में से जो सबसे लोएस्ट अमाउंट होगी, आपका डिडक्टेबल अलाउंस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट अमाउंट होगी, आपका डिडक्टेबल अलाउंस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये इसका रूल है, ठीक है। तो लेट्स मूव बैक टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसमें भी सेम रूल्स हैं कि कोई अलाउंस अगर बच जाता है आपका तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और अलाउंस शैल बी अलाउड अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स। जी, इसमें यह है कि पेरेंट्स में से कोई भी, दोनों में से कोई भी जो है ये वाला अलाउंस अवेल कर सकता है एज अ डिडक्टेबल अलाउंस, के अपने बच्चों की वो फ़ी अगर दे रहा है तो आइदर मदर या फादर दोनों में से किसी के भी टैक्स रिटर्न्स में ये अलाउंस एडजस्ट किया जा सकता है। Allowance shall not be taken into account for computation of tax deduction under salaries under salary under section 149। सैलरी एक्चुअली ये वाली जो बात कर रहा है ना, ये कर रहा है कि जब सैलरी की हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसमें एक सैलरी बेसिक होती है, उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो हमारी पार्ट ऑफ सैलरी होते हैं, वो एग्जाम्प्ट होते हैं इनकम से। फॉर एग्जांपल आपके जो हॉस्टल की जो अलाउंस है, उसके अलावा किसी हद तक आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी हैं, ठीक है। इस तरह से आपके जो अलाउंसेस और हैं वो काफ़ी हद तक, एजुकेशनल आपको कुछ अलाउंसेस अगर मिल रहे हैं तो वो आपको काफ़ी हद तक एग्जाम्प्ट होते हैं। तो हम जो हैं वो ये वाले जो डिडक्शन है जो हमने ऊपर सारी डिस्कस किया, डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये हम सैलरी की जो पूरी अमाउंट है हमारी सारी की सारी, उसमें से माइनस नहीं कर सकते। उसके जो हमारे, क्योंकि उसमें हमारे कुछ एक्स अलाउेबल हमारे कुछ इसमें अलाउंसेस मौजूद हैं ऐसे कि जो जिस टैक्सेबल नहीं होते। तो हमने इसमें करना क्या है कि हमने जब डिडक्शन करनी है तो ये इस बात का ख्याल रखना है कि सैलरी सिर्फ बेसिक हो, उसकी अमाउंट हो वो शामिल हो बीच में, जो बाकी के अलाउंसेस हैं एक्स्ट्रा जो टैक्स से एग्जाम्प्ट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको काइंड्स बताई कि हॉस्टल की फ़ी हो गई, उसके अलावा आपकी जो है वो और भी आपके अलाउंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट का जैसे हो गया, और एजुकेशनल अलाउंसेस आपके हो गए। ये अलाउंसेस इसको आपने शामिल नहीं करना अपने सैलरी के साथ, क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा, उस क्योंकि वो एग्जाम्प्ट होते हैं आपके। आपने डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस करना है अपनी सिंपल सैलरी में से। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे, एक क्वेश्चन कंपैरेटिवली क्वाइट इजी है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स केसेस थे।
तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आपकी एग्रीगेट इनकम दी हुई है, ऑल हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम जो हमने डिस्कस किए उसका हिसाब में। और उसके बाद एग्रीगेट एग्जाम्प्ट इनकम अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये जो इनकम हमारी है ये एग्जाम्प्ट है। अब इस क्वेश्चन में वो पूछ आपसे ये रहा है कि आपने टोटल इनकम भी कैलकुलेट करनी है और टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा आपको वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड भी दिया हुआ है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड के बारे में हमने पढ़ा था कि जितना ये इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी करती है। और कंपनी क्यों करती है? क्योंकि एक उस वो चाहती है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी प्रॉफिट्स को इंजॉय कर सकें। इस वजह से वो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो एज अ डिडक्टेबल अलाउंस ट्रीट होता है। तो अब यहाँ नीचे कैलकुलेशन है इसकी टोटल इनकम में। हमें पता है कि वो एक हमारी नॉर्मल इनकम भी होती है और उसके अलावा जो एग्जाम्प्ट इनकम है दोनों शामिल होती है, यानी टोटल जो होती है। तो 1 मिलियन प्लस 500,000 इक्वल टू 1500,000। और टैक्सेबल इनकम में अगर हम देखें तो एग्रीगेट इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स कितनी है? 1 मिलियन। उसमें से हम माइनस करते हैं। माइनस हमने क्यों किया? वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड क्योंकि डिडक्टेबल अलाउंस था, हमने ऊपर डिस्कस किया। तो वो हमने माइनस कर लिया। 100,000 कंट्रीब्यूशन थी तो 100,000 माइनस कर लिया हमने। तो 900,000 हमारा आंसर आ गया। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। तो इससे अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पर्सन्स के बारे में in detail. Till then, please take care of yourself and please keep following the videos. Allah Hafiz. Bye.